राधे राधे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। चलो शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन में लगभग हम 187 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 188। क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 कहता है गोले का आयतन 4851 है। एक गोले का आयतन 4851 है, तो बताइए किसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक गोले का आयतन 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर क्यूब है। 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। गोले का आयतन 4851 है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोले का आयतन 4/3 आर का मान पहले हमें निकालना होगा, तो 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब बराबर 4851। कैंसिल करें। कोई कटने वाला है इसमें। ठीक है, ठीक है। 2 बार, 4 बार, 4 बार, 1 बार। बस इसको इधर ले आते हैं। आर क्यूब बराबर हो गया 21। 441 जो है वो 21 गुणा 21 होता है। नीचे 8 आ गया, 4 दूनी 8, 8 होता है 2 × 2 × 2। तो ये हमारा 21/2 हो गया। 21/2 की क्यूब हो गई। 3 पावर से 3 पावर काटने पर आर बराबर हमारा आ गया 21/2। ये आर का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 4πr²। इकाई का अंक आ गया 6। 1386।
ठीक है, अगला क्वेश्चन 189। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1039.5 है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है ठोस अर्धगोले का। अर्धगोला है ना कि पूरा गोला है, अर्धगोले का, और वो भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? आयतन कितना होगा? अब ठीक है, अब बेहतर है, कल से बेहतर है। सुबह थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अब ठीक है। तो अर्धगोले का कितना हो जाता है क्षेत्रफल? कुल क्षेत्रफल अर्धगोले का 3 पाई r²। 1039.5। तो 3, इसे कैंसिल करें तो 3 पे कटेगा। अगर काटे तो 3 तिया 9, 12, 6 18, 5 कटा भाई। क्या 2 11 पे भी कटेगा? बिल्कुल 11 पे भी कटेगा। तो 2 बार, और 11 पे काटें तो 3 बार, फिर 1 बार, और फिर 5 बार। ठीक है, और कोई? r² बराबर, ये इधर आ जाएगा, 7/2 हो गया, और ये 31.5 हो गया। ये 3.5 हो गया, और ये 9 गुणा 3.5 हो गया। r बराबर हमारा हो गया 9 गुणा 3.5 का स्क्वायर। तो 3.5 का स्क्वायर, 3.5 बाहर आ गया, और 9 का 3 बाहर आ गया। तो ये आ गया 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका त्रिज्या आ गई। अब हमें आयतन निकालना है। अर्धगोले का आयतन होता है 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अगर 7 पे काटूं तो 1.5, 3 पे काटूं तो 0.5, और ये 2 हो गया, ये 22 हो गया, और 0.5 का मतलब 1/2, और ये 11, ये 21/2, और ये भी 21/2 हो गया। ठीक है, कुछ कट रहा है इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, ये 11 बार कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 11 गुणा 441/2। गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4,841/2, और ये कटने पे आ जाएगा 2420.5, 2420.5। अच्छा, ये 5 आएगा।
ये आंसर आ गया। ठीक है, सही है, बढ़े आगे। अगला सवाल, अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 75 प्रति सेंटीमीटर से अर्धगोले का बाह्य वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने की लागत क्या होगी? ठीक है, अर्धगोले के बाह्य वक्रपृष्ठ को केवल वक्रपृष्ठ को रंगना है और 45 रुपए के हिसाब से, है ना। अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। चौदह सेंटीमीटर, और सिर्फ याद रखिए क्वेश्चन में सिर्फ बाह्य, और वो भी वक्रपृष्ठ, केवल वक्रपृष्ठ को ही रंगना है, केवल वक्रपृष्ठ को ही रंगना है, ढक्कन को नहीं रखना, ढक्कन नहीं है उसके, कोई ढक्कन नहीं है, सिर्फ वक्रपृष्ठ जो है उसको रखना है। तो वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा? 2πr²। इंटू आर का मान 14 इंटू 14। अब इसे जो हमें रंगना है वो है कितने के हिसाब से? 45 के हिसाब से। तो लागत हो जाएगी, रंगने की लागत बराबर 45 इंटू 88 इंटू 14। ऑप्शन भी नजदीक नजदीक है। ठीक है, अब ये गुणा तो करनी ही पड़ेगी। तो ये इकाई का अंक 0 हो गया, और 3 अट्ठे 24, ये 4 हो गया, और फिर आपका जो भी नंबर आएगा वो आ जाएगा 040। तो ये बी आपका आंसर हो। अगला, अब आ जाते हैं हम प्रिज्म पिरामिड, इनके ऊपर आ जाते हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रिज्म और पिरामिड में क्या अंतर होता है। प्रिज्म में और पिरामिड में क्या अंतर होता है? एक तो होता है प्रिज्म और दूसरा होता है पिरामिड। जैसे मिस्र के पिरामिड, ठीक है ना। अब आप लोगों ने जो भी प्रिज्म को समझ रखा है या जो भी पिरामिड को समझ रखा है उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो परिभाषा में भी आपको बता रहा हूँ वही मानी जाती है, उसी को प्रिज्म कहते हैं। अब आप लोगों ने कुछ और प्रिज्म देखा हुआ है या किसी और को प्रिज्म मानते हैं तो वो नहीं चलेगा। यहाँ जो भी मैं बताने वाला हूँ वही प्रिज्म है, और जो बताऊंगा वही पिरामिड है। हो सकता है आप लोगों ने कोई और कुछ सोचा हो कि इसको प्रिज्म कहते हैं उसको कहते हैं, नहीं। प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म होता है कि आपके पास एक आधार आपको लेना होगा। त्रिभुज ले सकते हैं, चतुर्भुज ले सकते हैं, पंचभुज ले सकते हैं, कोई भी एक आधार ले लीजिए।
सेम वैसा का वैसा एक आधार और बनाइए और दोनों को आमने सामने रख दीजिए और शीर्षों से शीर्षों को मिला दीजिए, शीर्ष को शीर्ष से मिला दीजिए। जैसे कोई भी आकृति, याद रखिए आधार कोई भी है, आपकी मर्जी से जैसा चाहे, या क्वेश्चन बताएगा आपको एक आधार, आधार त्रिभुजाकार भी हो सकता है, आधार त्रिभुज के आकार का भी हो सकता है, आधार जो है वो चतुर्भुज भी हो सकता है, आधार पंचभुज भी हो सकता है, आधार कुछ और भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आधार हो सकता है। बस जो भी आधार होगा सेम टू सेम वैसा का वैसा आधार ऊपर आएगा, छत भी वैसी, फर्श भी वैसा, दोनों एक जैसे होंगे। और फिर शीर्ष से शीर्ष को जुड़ा दो, इससे जो बनेगा उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं। मान लीजिए त्रिभुज का एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपका आधार है जो कि त्रिभुजाकार है, तो सेम यही त्रिभुज आपको ऊपर बनाना है। अब इनके सिरों को जोड़ दूं, अब ये जो आकृति बनेगी इसको प्रिज्म बोलेंगे। अब इसकी कल्पना करो कि प्रिज्म क्या होता होगा, जैसा आधार वैसा ही शीर्ष, बिल्कुल सेम टू सेम जो आप यहां बना रहे हैं। यहां अगर आप वृत्त बना रहे हैं तो ऊपर भी वृत्त बनाना होगा और फिर मिला दो, ठीक है। ये तो सीधी लाइनें होंगी, इनका तो कोई काम ही नहीं है, बस ये है कि ये जो भी होगा, जो वृत्त होगा तो वृत्त बनाना है, त्रिभुज है तो त्रिभुज बनाना है, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज बनाना है, एक जैसा बनाना है, जो नीचे आधार में होगा वैसा ही शीर्ष होगा, और दोनों को मिला दो। उनके जो शीर्ष है उनको कनेक्ट कर दो, पहले से पहले का शीर्ष, दूसरे से दूसरे का, तीसरे से, इससे जो आकृति बनती है उसको प्रिज्म कहते हैं। अब अगर आप इसी को प्रिज्म मान रहे हैं तो ठीक है, और कुछ और धारणा है तो चेंज कर लीजिएगा, इसको प्रिज्म कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ही आधार हो, आधार चतुर्भुज भी हो सकता है, आधार चतुर्भुज भी हो सकता है। ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, वो भी प्रिज्म है। अच्छा, पांच भुज हो सकता है, पांच वाला भी हो सकता है, पैंदा पांच भुजाकार हो, पंचभुज हो, ऊपर भी पंचभुज लगा दो, मिला दो, ये भी प्रिज्म होगा। ये भी प्रिज्म है, ये भी प्रिज्म है, और ये भी है जो पंचभुजाकार बनाऊंगा। ये भी प्रिज्म है। तो ये जो भी आकृति अभी मैं बना रहा हूं ये सबके सब प्रिज्म है, ये सबके सब प्रिज्म है। आधार आप चाहे कुछ भी लीजिए, जो भी आधार हो, कोई जरूरी नहीं है कि त्रिभुज ही आधार हो सकता है क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन खुद बताएगा हमें कि प्रिज्म है और उसका आधार त्रिकोण है, मतलब त्रिभुज है, या चतुर्भुज है, या वर्ग है, या आयत है, या कुछ और है, जो भी बताए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनमें से कोई ना कोई होगा। अब इसका क्षेत्रफल कितना होता है और आयतन कितना होता है, पहले प्रिज्म का क्षेत्रफल, प्रिज्म का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिएगा। क्षेत्रफल में आपको क्या करना है, इसके आधार का परिमाप निकालना है, इसका जो आधार है उसका परिमाप निकालना है, परिमाप का मतलब इसकी लंबाई निकालनी है। जो भी आपका आधार है, आधार जो भी है उसकी लंबाई निकालो। जैसे इसका आधार ये है तो ये इसका परिमाप हो गया, आधार का परिमाप, इसका आधार ये है, इसका आधार ये है, तो जो भी आधार है, चाहे वो 5 भुजाओं वाला हो चाहे 4 भुजाओं वाला हो, ये सारी लंबाई निकालो, परिमाप निकालो, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप, और गुणा कर दो ऊंचाई से, ये है ऊंचाई, यहां से लेकर यहां तक ये ऊंचाई है, पैंदे से लेकर छत तक ये ऊंचाई है ना। आधार जो भी आपका आधार है वही छत है, आधार और छत दोनों सेम होंगी इस केस में, और फिर ये ऊंचाई हो जाएगी, बीच का जो गैप है वो ऊंचाई है, तो ये ऊंचाई होगी। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल बन गया। अब आपको आयतन निकालना है,
प्रिज्म का आयतन। आयतन में इस बार जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे थे, क्षेत्रफल निकालते समय आपने क्या किया, अच्छा प्रिज्म के क्षेत्रफल में भी ये जो आया है, ये वाला जो क्षेत्रफल आया है, ये केवल इसका है, जिसे आप वक्रपृष्ठ कहते हैं, मतलब ये जो है ना ऊपर वाला भाग इसका है। अगर ये दोनों मिलाओगे तो कुल संपूर्ण पृष्ठीय बन जाएगा। ये प्रिज्म का वक्रपृष्ठीय हुआ। वक्रपृष्ठीय मतलब ये वाला हुआ। अब आपको ढक्कन और पैंदा मिलाना है, संपूर्ण बन जाएगा या कुल क्षेत्रफल बन जाएगा। कुल क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल तो रहेगा ही रहेगा, आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, क्योंकि आधार तो सेम ही है, वही ऊपर है वही नीचे। आधार का क्षेत्रफल हो उसको 2 से गुणा करके जोड़ देना, क्योंकि ढक्कन का क्षेत्रफल छत का क्षेत्रफल है ना, ढक्कन का भी हो गया और पैंदे का भी हो गया। तो ये 2 गुना क्यों है, एक आधार का निकाल के 2 गुना कर दो, ताकि पैंदा भी आ जाए और ढक्कन भी आ जाए, दोनों आ जाए। ठीक है। आयतन के केस में, आयतन के केस में आपको आधार का क्षेत्रफल निकालना है और ऊंचाई से गुणा कर देना है। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये 3 सूत्र हो गए। अगर प्रिज्म का वक्रपृष्ठीय चाहिए आपको, केवल कर्व एरिया चाहिए, जो बाहर ढक्कन और पैंदा छोड़ दो, ढक्कन और पैंदा छोड़ने के बाद जो बचता है उसे वक्रपृष्ठीय कहते हैं, जैसे बेलन में होता है, शंकु में होता है, ये जो बाहर जो आपको ऊपर दिख रहा होता है वो वाला क्षेत्रफल। लेकिन अगर आपको कुल चाहिए, कुल चाहिए मतलब आपको ढक्कन और पैंदा भी चाहिए, तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 ढक्कन और पैंदे जो सेम है, तो उसको डबल कर देना। आयतन, आयतन के इसमें नीचे वाले बेस जो है उसका बेस का एरिया इंटू हाइट, तो आयतन बन जाएगा। यहाँ आधार आधार हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि गारंटी नहीं है कि आधार त्रिभुज है, चतुर्भुज है या पंचभुज है, वो तो आधार बताएगा, उसके आधार पे, आधार के आधार पे काम चलेगा आगे कि वो क्या कहता है। तो ये केस तो हो गया प्रिज्म का। अब आ जाते हैं पिरामिड में। पिरामिड में थोड़ा सा अंतर रहता है। पिरामिड में क्या होता है, बेस तो होता है, पिरामिड में बेस तो होता है, लेकिन ऊपर सेम नहीं होता, ऊपर बिंदु होता है, नीचे बेस होता है, ऊपर बिंदु होता है, बस इतना फर्क आ जाता है पिरामिड के केस में। पिरामिड तीखे होते हैं, इसे ऐसे याद रखो, पिरामिड तीखे होते हैं, है ना। मिस्र के पिरामिडों को याद कर लो, मिस्र के पिरामिड, पिरामिड तीखे होते हैं, मतलब आपका जो भी त्रिभुज है, आधार जो भी है, त्रिभुज है या जो भी लेना है, ये आपका आधार हो गया। अब ऊपर क्या होता है, ऊपर एक बिंदु होता है, त्रिभुज नहीं होता, ऊपर बिंदु होता है, और इस बिंदु को हम तीनों शीर्षों से मिलाते हैं, ये बनता है पिरामिड, ये पिरामिड होता है। तो दोनों में क्या अंतर है, गौर करो, दोनों में है, प्रिज्म में आप सेम चीज को रिपीट करते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं और आधार के हर शीर्ष को मिला देते हैं। अब वो त्रिभुज है तो त्रिभुज को मिला दो, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज को मिला दो। ये पॉइंट लिया, ये पिरामिड बन गया। ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस देखा, क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है, बस एक मेन डिफरेंस ये रहता है, ये वही है जो बेलन और शंकु में होता है। बेलन और शंकु में, बेलन में नीचे भी वृत्त होता है और ऊपर भी वृत्त होता है, बेलन को देखिए, बेलन में और शंकु में क्या फर्क है, शंकु ऊपर से तीखा होता है, बेलन तीखा नहीं होता, बेलन वैसे ही होता है जैसा नीचे है वैसे ही ऊपर होता है बेलन, बेलन सेम टू सेम होता है, उसका ढक्कन और उसका पैंदा सेम होता है, ढक्कन और पैंदा सेम होता है बेलन के केस में। शंकु के केस में आधार वृत्त होता है, लेकिन ऊपर, ऊपर सेम नहीं होता, ऊपर एक सिर्फ बिंदु होता है, तीखा पॉइंट होता है। यही फर्क पिरामिड और प्रिज्म में। प्रिज्म में तो दोनों चीजें सेम होती है, ऊपर नीचे। पिरामिड में नीचे तो जो होता है सो होता है, बस ऊपर एक बिंदु होता है जिसको सीधा मिला दिया जाता है और ये तीखा पॉइंट बन जाता है। ठीक है। हाँ, अब
इसका क्षेत्रफल, पहले वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पिरामिड में एक चीज ध्यान रखिएगा, इसकी दो ऊंचाइयां होती है। जैसे शंकु की दो ऊंचाइयां होती है ना, एक तो सीधी ऊंचाई जिसको ऊंचाई कहते हैं, एक होती है तिर्यक ऊंचाई जो तिरछी ऊंचाई होती है। इसमें भी दो ऊंचाइयां होती है, इनका ध्यान रखना है। दो ऊंचाइयां, एक तो सीधी, ये जो शीर्ष है ना, इस शीर्ष से सीधा लंगर गिराओ, डायरेक्ट कोई पत्थर गिराओ, ये ऊंचाई ऊंचाई होती है। एक होती है तिर्यक, टेढ़ी, जैसे ये तिर्यक। और ये जो सीधा लंब डाला जाएगा, सीधे शीर्ष से सीधा लंब डाला जाएगा, ये वाला, ये एच, ये एच, ये एल। पिरामिड का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्र, एक बटा दो आधार का क्षेत्रफल इंटू तिर्यक ऊंचाई, एक बटा दो आधार का परिमाप, सॉरी, आधार का परिमाप परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठीय में कुल क्षेत्रफल निकालना हो तो पैंदे को भी काउंट कर लो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये जो है सो है, प्लस पैंदा और जोड़ दो। आधार का परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल, जो भी आधार है उसका क्षेत्रफल और ऐड कर दें, आधार का क्षेत्रफल और उसमें ऐड कर देना। आयतन की बात आए, आयतन के केस में 1/3 हो जाएगा। तो यहां थोड़ा सा शंकु से मिलता जुलता नजर आएगा, शंकु में भी ऐसा ही होता है। आधार का क्षेत्रफल, गौर कर लो, यही शंकु में होता है, 1/2 आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। याद रखना, ऊंचाई अलग चीज है, तिर्यक ऊंचाई अलग चीज है। अगर इन्हें मिलाओ तो आपको याद आएगा शंकु का, शंकु में यही होता है, यही चीज शंकु में होती है। ठीक है, चलो अब इस पे सवाल करते हैं जिससे बात समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 191, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, याद रखना, प्रिज्म मतलब सेम टू सेम, ऊपर नीचे एक जैसा। और पिरामिड मतलब तीखा, इससे ही बात याद आ जाएगी आपको, क्योंकि दोनों मिलने में एक जैसे लगते हैं। अभी सवाल आने दो फिर बात करते हैं। एक प्रिज्म के आधार एक समबाहु त्रिभुज है, एक प्रिज्म है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, प्रिज्म की ऊंचाई 10√3 है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। अब हमें आधार देखना है कौन है, और उसका परिमाप भी चाहिए और क्षेत्रफल भी चाहिए, दोनों निकाल लेते हैं। आधार का परिमाप भी निकाल लेते हैं। आधार समबाहु त्रिभुज है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो आधार है वो एक समबाहु त्रिभुज है, आधार समबाहु त्रिभुज है, तो परिमाप कितना हो गया? 3 गुणा भुजा, समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुणा भुजा, तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो 3 गुणा भुजा हो गया। अब भुजा इसकी दे रखी है हमें
10 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 10 हो गया 30। ये हो गया परिमाप। चलो परिमाप आ गया। अब हमें चाहिए, परिमाप निकल गया, आधार का परिमाप। एक चाहिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकाल लो। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए आधार का क्षेत्रफल 3√3/4 भुजा स्क्वायर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 3√3/4 भुजा स्क्वायर, तो ये हो गया 3√3/4 गुणा भुजा, भुजा है 10, तो ये हो गया 10 × 10। 2 से कट गया 5, फिर 2 से कट गया 5, 25, 75√3। ये क्षेत्रफल आ गया। मान रख दो, आधार का परिमाप आया 30, ऊंचाई क्वेश्चन ने दी है हमें 10√3 प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल 75√3, ये हो गया 300√3 प्लस 150√3, ये हो गया 450√3। मैंने कुछ ज्यादा गुणा कर दिया, 25 × 75, कौन सा 3 लगा दिया उधर? अच्छा, √3, वो ये वाला गड़बड़ हो गया, ये जो 3, ये 25 √3। ठीक है, अगला सवाल। एक लंब प्रिज्म का आधार ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 16, 30 और 34 है, इसकी ऊंचाई 32 है, तो इसका क्षेत्रफल और आयतन कितना कितना होगा?
ठीक है, 240 है ना। अगर हम इन्हें 2 पे काटेंगे तो ये 8, 15, 17 है, जो कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, क्योंकि ट्रिपलेट है ये। ट्रिपलेट होने की वजह से हमारा काम आसान हो गया। अब ट्रिपलेट है तो क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई से आ जाएगा। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब और आधार हो गया, क्षेत्रफल इनसे आ जाएगा 240, ये क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब परिमाप, परिमाप तो निकल जाएगा अभी, तीनों भुजाएं दी हुई है, तो परिमाप हो जाएगा 16 + 30 + 34, 50, 30, 80, परिमाप 80 हो गया। पहले क्षेत्रफल निकालो, प्रिज्म का क्षेत्रफल। प्रिज्म का क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुणा आधार का क्षेत्रफल। परिमाप हमारा है 80, ऊंचाई है, ऊंचाई दी हुई है 32, आधार का क्षेत्रफल 240। दो सौ चालीस, 480, 0, ऊंचाई कितनी 32, परिमाप 80, इसका मतलब इसने जो क्षेत्रफल पूछा है वो पार्श्व पूछा है। ठीक है, पार्श्व मतलब वक्रपृष्ठीय पूछा है, तो वक्रपृष्ठीय पूछा है तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला भाग इसमें से माइनस कर दो, बस इतना होगा। वक्रपृष्ठीय पूछा है, और इस हिसाब से ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, बी और डी बच गए। हाँ, संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना था, केवल वक्रपृष्ठ निकालना था। आगे है आयतन। आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। क्षेत्रफल है 240 और ऊंचाई है 32, 0 और 8, बाकी जो भी डिजिट आएंगे 0, 8 के हिसाब से आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक लंब पिरामिड का आधार एक ऐसा संभव त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा, अब पिरामिड आ गया, रिपीट कर रहा हूं, पिरामिड आ गया। अब ये प्रिज्म नहीं है, पिरामिड है। एक पिरामिड है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है। एक पिरामिड है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, प्रत्येक तिर्यक कोण 30 सेंटीमीटर है। तो पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताइए, ऊर्ध्वाधर ये एच बताइए। एल दी है, एच पूछी है। अब यहां थोड़ा ध्यान देना होगा कि एच और एल कैसे निकलता है। देखो, एक त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज।
अब ये है पिरामिड, ठीक है, ये पिरामिड है। और पिरामिड की जो तिर्यक है, प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर, यानी जितनी भी भुजा में नजर आ रही है ये सब 20 है। ये 20, ये 20 और ये 20। तिर्यक कोर ये 30 है। ये जो ब्लू कलर वाली नजर आ रही है ये 30 है। ये जो ब्लू कलर वाली है ये सब 30 है। ठीक है, ये समझ, जो पेंदा है वो तो सब है 20 20 20, और जो ये तिर्यक आ रही है, तिर्यक लंबाइयां, ये सारी 30 30 30 है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि पिरामिड की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच ज्ञात कीजिए। एच क्या है, अब ये जो सिर है इससे लंब गिराना है, मतलब पत्थर गिराना है। तो पत्थर जैसे ही गिरेगा, जहां गिरेगा, ये जो हाइट है एच ये निकालनी है। तो ये यहां पे आएगी ऐसे, जब आप लंब डालोगे तो ये यूं आएगा। अब इसे चित्र में समझना मुश्किल है, तो थोड़ी कल्पना करके देखो कि क्या होगा। पेंदा त्रिभुजाकार है, ऊपर से लंब गिरा, आके ये लंब गिरेगा, यहाँ पे लंब गिरेगा। और लंब कहाँ गिरेगा, लंब गिरेगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होने की वजह से जो लंब गिरेगा वो केंद्र पे गिरेगा, केंद्र पे। कौन से केंद्र, यहाँ तो सारे केंद्र एक ही होते हैं। यहाँ तो लंब केंद्र भी वही होता है, अंतः केंद्र भी वही होता है, परिकेंद्र भी वही होता है, केंद्र भी वही होता है। तो ये सीधा जो लंब होगा वो आके सीधा खड़ा होगा केंद्र के ऊपर। अब इस केंद्र को आप चाहे कोई सा ही बोलिए, लंब केंद्र, ये केंद्र, वो केंद्र, कोई सा बोलो, ये केंद्र पे आकर रुकेगा। ये दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, कैपिटल आर। ये कौन सी त्रिज्या, परिकेंद्र की त्रिज्या। जो परिकेंद्र की त्रिज्या है आर, ये वो उसके बराबर होगी। ठीक है, अब यहां पर ये 90 डिग्री का कोण होगा। इस ऊंचाई एच, इस त्रिज्या आर और इस एल में संबंध हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सही है, गौर करो, ये होगा जो ऊपर से आएगा आधार, फिर त्रिज्या, और वो तिर्यक ऊंचाई एल, जैसे शंकु में होती है, जैसे शंकु में होती है, ऊंचाई, त्रिज्या, एल। अब यहाँ पे आप एल का, आर का मान रख के एच निकाल सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो आर होती है कितनी होती है, आर परिवर्त की त्रिज्या समबाहु त्रिभुज में कितनी होती है, कैपिटल आर बराबर होती है कितनी, 2 a√3 होती है क्या, या a√3 होती है, कितनी होती है, अच्छा a√3 होती है कि 2√3 होती है।
ठीक है, तो वही वाला रिलेशन लग जाएगा। तो जब भी आप ऊंचाई निकालते हैं मतलब आप पत्थर डालते हैं, आप एक पत्थर फेंकते हैं, पत्थर फेंकने से जो आता है वो ऊंचाई कहलाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार लंब पिरामिड का आधार 8√2 भुजा वाला वर्ग है। इस बार देखिए, पहली बात तो पिरामिड है, पहली बात तो पिरामिड है, याद रखिएगा पिरामिड है ना कि प्रिज्म है। पिरामिड है मतलब तीखा है। पिरामिड है जिसका आधार इस भुजा वाला वर्ग है। प्रत्येक तिर्यक कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एल का मान 10 दे दिया। पिरामिड का आयतन निकालो, और आयतन के लिए ऊंचाई चाहिए। ये वर्ग है। ठीक है, अब जो ऊंचाई आएगी वो यहां आएगी बीचों बीच केंद्र पे। और केंद्र कहाँ होगा इसका, ये होगा, ऊंचाई ये आएगी यहाँ पे। ये ऊंचाई होगी एकदम। ऊंचाई अब कल्पना करके देखो, इस पे चित्र पे मत जाओ क्योंकि चित्र 2D में बन रहा है, चित्र बोर्ड पे बन रहा है। इस वजह से आपको ये वाली लंबाई बड़ी लग रही है, ये छोटी लग रही है, ये बड़ी लग रही है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये जो आयत, ये जो वर्ग है, ये वर्ग यू नहीं है बल्कि यू है। यू वर्ग है, ऊपर पॉइंट है, उस पॉइंट से इस शीट्स को भी मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया, इसको भी मिलाया गया, इसको मिलाया गया। तो चारों दूरियां बराबर हुई नहीं हुई। अगर मैं यहां से मिलाऊंगा तो चारों बराबर होंगी नहीं होंगी। अब यहां से मैंने लंब डाला जो सीधा आके बीचों बीच केंद्र पे टिकेगा। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या का काम करेगी आर। ये आपके लिए आर का काम करेगी। और ये कितना होता है, ये होता है विकर्ण का आधा। विकर्ण कितना होता है, यहाँ पे आपके लिए आर कितना हो जाएगा, विकर्ण का आधा। और विकर्ण कितना होता है, वर्ग के अंदर विकर्ण होता है a√2। वर्ग का विकर्ण a√2 होता है। तो ये a/√2 हो गया। a का मान कितना दिया है, 8√2/√2। ये कट गया, ये 8 आ गया। एल हमें दिया हुआ है, एल 10 है, एल 10 है। तो एल स्क्वायर बराबर होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल 10 तो ये 10 का स्क्वायर, आर यानी 8 का स्क्वायर, एच निकालना है। तो 10 - 64 36, एच बराबर 6। एच 6 आ गया। आयतन निकाल लो। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 8√2। क्षेत्रफल हो गया 8√2 का स्क्वायर। ऊंचाई होगी जो भी निकाली हमने 6, ये 6 होगी। 8×8 = 64 इंटू 2 इंटू 6।
अच्छा पिरामिड है तो 1/3 भूल गया। पिरामिड वाला 1/3 रह गया। 256। पिरामिड वाला 1/3 रह गया। प्रिज्म में और पिरामिड में 1/3 का फर्क है। जैसे बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। शंकु का कितना होता है, 1/3 πr²h। यानी जो शंकु होता है वो बेलन का 1/3 होता है, तो वो 1/3 जो है वो शंकु के केस में आता है। वैसे ही प्रिज्म और पिरामिड में। अब पिरामिड में प्रिज्म में क्या होता है, सीधा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई हो जाता है, और पिरामिड में आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई और साथ में 1/3। तो वो 1/3 पिरामिड के केस में आ जाता है, प्रिज्म के केस में नहीं आता। बस तो शंकु और बेलन वाला याद रखिएगा, जिससे याद रह जाएगा। ठीक है, आ जाओ। एक पिरामिड का आधार 10 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज है। पिरामिड की ऊंचाई इतनी है, बताइए पिरामिड का आयतन कितना होगा। पिरामिड का आयतन कितना होगा। अच्छा कल से हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। कल से जो आपकी टिग्नोमेट्री है वो स्टार्ट कर देंगे, बेसिक टिग्नोमेट्री। आज ये हो जाएगा, फिर कल बेसिक टिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे। और वैसे तो मोटा मोटी हमारे जो 4 बड़े टॉपिक थे यही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। ये अच्छे से हो जाएं, बढ़िया से हो जाएं, वो क्या कहना। तो इन चारों में हमने जमकर प्रैक्टिस की है, खूब सारे सवाल किए हैं। और ऑब्वियसली बात है, मेरी खुद की स्पीड बढ़ी है इनको करने से। तो आप लोग तो दिन में 2 बार निकालते होंगे, 3 बार निकालते होंगे, तो आप लोगों की तो ऑब्वियसली बात है काफी स्पीड काटने, हल करने, मानसर निकालने, गुणा करने की स्पीड जरूर बढ़ी होगी, है ना। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं सवाल करता हूँ मेरी स्पीड बढ़ गई है ना। क्योंकि ज्यादातर जब हायर मैथमेटिक्स में होते हैं तो आप ज्यादा गुणा भाग नहीं करते, तो गुणा भाग हमारा पीछे रहने लग जाता है। लेकिन जब इन टॉपिकों में आते हैं तो गुणा भाग करना पड़ता है। और इस बार हमने प्रैक्टिस ज्यादा की है, इस वजह से मुझे भी गुणा, मेरी खुद की गुणा ठीक हो गई है, जल्दी होने लग गई है। तो जब मैं अपने आप में चेंजेस महसूस कर रहा हूँ कि मेरी गुणा की स्पीड बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली बात है आप लोगों की गुणा भी तेज हुई होगी। तो ये आपको तो सारा दिन यही करना है, आप तो सारा दिन यही निकालते हैं। पिरामिड की ऊंचाई दी हुई है, भुजा दी हुई है, बस सीधा आयतन निकालना है, पिरामिड का आयतन। एक बटा तीन आधार का क्षेत्रफल, आधार जो है वो समबाहु त्रिभुज है, तो √3/4 a²। ए है 10, तो 10 × 10। ऊंचाई है 40√3। ये आ गया 1000 मीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन, एक सम पिरामिड का आधार एक वर्ग है। पिरामिड की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, उसके आधार की भुजा 14 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या बताइए कितनी होगी। इस बार गोला और पिरामिड साथ आ गए। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम जब चाहे करवाएं, हम लोग तैयार है। कंटिन्यू क्लासेस चल रही है, नॉन स्टॉप चल रही है, टेस्ट नॉन स्टॉप चल रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। जो हो सकता था वो सब कुछ चल ही रहा है। दिक्कत तब हो जब ब्रेक हो, गैप हो, बीच में क्लासेस नहीं हो रही हो,
तो चिंता की बात है, बाकी सारी चीज़ें लगातार है, नियमित है, और नियमित आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी करवाएं चाहे बाद में करवाएं, हम दोनों साइड से तैयार हैं। अभी करवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है, बाद में करवाएं उससे अच्छा है कि अभी करवा दें, तो कम से कम ज़्यादा ठीक रहे। क्वेश्चन ने कहा है कि पिरामिड का आयतन गोले के आयतन के बराबर है। और पिरामिड का आयतन 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है इसका? आधार कैसा है? वर्ग है। वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, और भुजा कितनी है इसकी? भुजा 14 है, तो 14 × 14। और ऊंचाई, ऊंचाई 22 दी हुई है, ये 22 होगी। गोले का क्षेत्रफल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई का मान 22/7 आर क्यूब। जो कैंसिल हो सकता है वो काट दो, 3 से 3 कट गया, 22 से 22 कट गया, ठीक है। ये 2, ये 7, ये 1, ये 7। 7 को यहाँ ले आए, ये हो गया 7 की क्यूब बराबर आर क्यूब। कट गया, आर बराबर 7 आ गया। ठीक है, बढ़े आगे। क्वेश्चन 197। एक पिरामिड आधार समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा 8 है। एक पिरामिड का आधार समबाहु त्रिभुज है और जिसकी भुजा जो है वो 8 है। ऊंचाई 24√3 है। आयतन क्या होगा? एक ये करो। एक क्वेश्चन और है जिसका है कि एक पिरामिड का आयतन प्रिज्म का आयतन 288 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का आयतन 288 सेंटीमीटर क्यूब है। ऊंचाई 24 है। क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र क्षेत्रफल क्या होगा?
एक और एक प्रिज्म है जिसका आधार त्रिभुजाकार है और भुजाएं दी हुई है 20, 21, 29। 20, 21, 29 और इसका जो आयतन है वो 7560 है। आयतन 7560 है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कर दो इनको फटाफट। एक क्वेश्चन नंबर 200 और ले लो। पिरामिड का आयतन 45√3 है और आधार जो है वो समकोण त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। जिसकी भुजा 6 है। 6 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बतानी है, एच बताना है बस। ये 4 कर दो फटाफट। 198 में। अच्छा, प्रिज्म 288। 1 मिनट। इसमें आधार का क्षेत्रफल ही पूछा है, सॉरी। आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार चाहे कोई भी हो, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसमें तो बड़ा सिंपल सा ही हो जाएगा। प्रिज्म है, आयतन दिया हुआ है, तो आयतन हो गया 288। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई है 24। ठीक है, इन्हें काट दो। 4 पे काटूंगा तो 72, 6 और ये 12 आ गया। आधार का क्षेत्रफल आ गया 12। तो ये तो सीधा ही हो गया। ये प्रिज्म है, ये आधार है, आयतन वो है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक सौ सत्तानवे का हो जाएगा। क्या समबाहु त्रिभुज है और क्या निकालना? आयतन। तो 1/3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर इंटू ऊंचाई। ऊंचाई है 24√3। 4, 12, 2 बार कट गया। 64, 64 दूनी 128 इंटू 3। 384।
और 200वां क्वेश्चन जो है, आयतन दिया हुआ, ये आयतन हो गया 45√3 बराबर पिरामिड है तो 1/3 भी आएगा। आधार का क्षेत्रफल, आधार समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 इंटू 6 × 6 इंटू ऊंचाई h। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 से 3 कट गया, √3 से √3 कट गया, ये 15 आ गया। h बराबर आ गया 15, इसका 15 आ जाएगा। 200 का 15 आ गया, और ये कौन सा बच गया, एक ये 20-21 वाला। इसका आ रहा है 2520। 2520 ये परिमाप निकल जाएगा, तीनों से परिमाप निकल जाएगा, तीनों से हीरो का सूत्र लगा के, हीरो का सूत्र लगा के क्षेत्रफल निकल जाएगा। अच्छा 20-21-29 ये तो समकोण त्रिभुज है। 20-21-29 समकोण त्रिभुज है ना। है ना, ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये ट्रिपलेट हो गया, और ही काम आसान हो गया फिर तो। क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 20 × 21 यानी 210। क्षेत्रफल इसका 210 हो जाएगा। परिमाप हमारे पास है ये 50 और 70 परिमाप हो गया, 70 परिमाप हो गया। बस ऊंचाई निकालनी है, आयतन वाले में रख के ऊंचाई निकाल लो। ऊंचाई आ जाएगी इसकी, ऊंचाई 36 आ जाएगी। फाइनली हम लोगों ने 200 सवाल प्रैक्टिस कर लिया, भयंकर प्रैक्टिस कर ली। आप लोग, कई लोग तो प्रैक्टिस करते करते परेशान हो गए। क्या कहते हो, है ना, पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। वक्त पृष्ठी है, वक्त पृष्ठी है। हाँ, आप लोगों में से कई लोग बेचारे कंटिन्यू मतलब लगे पड़े हैं मैसेज करने के लिए, टॉपिक कब खत्म होगा, टॉपिक कब खत्म होगा। बात टॉपिक खत्म करने की नहीं, टॉपिक तो आप 10 क्वेश्चन करा के भी करा सकते हो, हो गया। आपको 10 क्वेश्चन वाला चाहिए, फिर मजा नहीं आता ना। देखो प्रैक्टिस करते हैं, सेम सवाल ही जब वापस आते हैं तो हम, सवाल तो अब हम आता है, अब जल्दी जल्दी करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है, जल्दी सोचने की आदत बढ़ती है। तो ज्यादा ज्यादा सवाल जब हम करते हैं, पहले 50-30 सवाल 40 सवालों तक तो हम रिदम में आते हैं, फिर सवाल जब आते हैं तो हमारी स्पीड बननी शुरू होती है, हमें जल्दी जल्दी समझ में आना शुरू होता है, तब तो होता है। और रही बात कोर्स की, तो कोर्स तो मैं ऑलरेडी 4 बार करवा चुका हूँ, 4 बार ऑलरेडी कोर्स करवाया हुआ है। अगर कोर्स ही करना है आपको तो 4 बार करवाया हुआ है, जाके देख लो उसको। ऑब्वियसली बात है, आप कोर्स नहीं कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस करने आए हैं। कोर्स तो ऑलरेडी पढ़ा है, जाके देखो 4 बार किया हुआ है कोर्स तो। अगर कोर्स ही चाहिए तो 4 बार है आपके पास। अब फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास हो, स्पीड बने, इसलिए कर रहे हैं। और उसमें भी कई लोग जैसे 30-40 सवाल होते हैं, शुरू कर देते हैं पूछना, ये टॉपिक कितने दिन चलेगा, और कितने दिन चलेगा, और कितने दिन चलेगा। जब मैंने शुरुआत में ही कहा था कि 4 बड़े टॉपिक है, 4 बड़े टॉपिक है, इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी। नंबर सिस्टम है, टफ टॉपिक है। बाकी साधारण ब्याज आसान है, चक्रवृद्धि ब्याज ये आसान है, इनमें थोड़ी कम प्रैक्टिस भी करें तो भी चल जाता है। लेकिन ये वो 4 टॉपिक है जिनमें कम प्रैक्टिस नहीं चल सकती। ज्योमेट्री में नहीं चल सकता, मेंसुरेशन में नहीं चल सकती, है ना, बीजगणित में नहीं चल सकता, नंबर सिस्टम में नहीं चल सकता। तो ये 4 बड़े टॉपिक है, और इन बड़े टॉपिक की प्रैक्टिस भी बड़ी होनी चाहिए, है ना। परेशान मतलब मुझे होना चाहिए कि भाई ठीक है 50 करा के निपटाओ ना, 50 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ो,
आप लोग परेशान हो रहे हो, उल्टे परेशान हो रहे हो। परेशान मुझे होना चाहिए कि भाई मैं नहीं कराऊंगा, यहाँ आप परेशान हो रहे हो। यहाँ आपके लगातार सवाल चल रहे हैं, टॉपिक कब खत्म होगा, टॉपिक कब खत्म होगा। मैंने पहले कह दिया प्रैक्टिस पूरी होगी, जितने मुझे सवाल लगेंगे उतने सवाल मैं करवाऊंगा, और मैंने करवाए हैं, है ना। तो ये जरूरी है, समझो इस चीजों को ज्यादा। आज हमने प्रैक्टिस की, मैंने की, मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि 200 सवाल करते ही मेरी स्पीड बढ़ गई। मुझे काटने की स्पीड जल्दी जल्दी कटने लगी चीजें, जो चीजें इतनी जल्दी से नहीं कटती थी वो जल्दी जल्दी सॉल्व होने लगी। कई गुना तो आंखों में ही होने लग गया। तो जब मुझ में ये डिफरेंस आया है, जबकि मैं इतनी गुना भाग नहीं करता, आप लोग तो रोज कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, तो आप लोगों में तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया होगा इतने सवालों से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा बेसिक टिग्नोमेट्री पे। टिग्नोमेट्री में करेंगे फिर। हाँ, अब उतना टिग्नोमेट्री में इतनी चीजें नहीं होंगी, टिग्नोमेट्री में ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सीधा फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूज करो सही ढंग से और आंसर निकाल लो। ठीक है, चलो मिलते हैं। बिल्कुल। ओके, गुड नाइट।